हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। केशव देश के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स का हल कर रहे थे। सेट नंबर 4 चल रहा है। इसमें हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए थे, मैंने पहला और दूसरा, और तीसरा क्वेश्चन हमें लेकर आए हैं। तीसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता क्या है, पहले बात पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परमेय संख्या, ये जो हमको दी गई है, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। अब बात को समझते हैं। कोई भी संख्या कोई भी परमेय संख्या जो भी बटे में दी गई वो परमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखी गई परमेय संख्या है। कोई भी संख्या अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखी है जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल 0, अगर ऐसा है, ठीक है, तो वो परमेय संख्या है। कोई भी संख्या ऐसे लिखी गई तो परमेय संख्या है। उस परमेय संख्या में अगर क्यू यानी कि हर जो होता है, अगर 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में मिल जाता है तो हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। अब आप पूछेंगे 2 गुणते 5 तो समझ में है, m और n क्या है, m क्या है, घात है, n क्या है, घात है, यानी 2 और 5 की घात मतलब अलग अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर है तो वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इनके अलावा कोई भी और भी गिनती आ जाती है, जैसे 7 आ जाता है, जैसे यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, 7 की घातें कुछ भी लग जाती हैं, ठीक है, 0 को छोड़ करके कुछ भी लग जाती हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये शांत दशमलव प्रसार नहीं हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता है। तो हमें बस इतना सा देखना है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 की घाते 2 मिल रहे, 2 की घाते 5 की घाते 7 मिल रहे, तो ये तो सही है, परफेक्ट है। बस हमको यही देखना है कि 7 की घाते जो 5 है, क्या 7 से ये कट करके खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 7 5 बार मिलेगा, एक बार मान लो कट भी जाएगा, लेकिन 2 3 4 5 बार जो मिल रहे हैं वो खत्म नहीं होने वाले पूरे। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या, बस बेसिकली हमको लिखना ही लिखना है। इसमें हमें बस यही लिखना है, जो कि दी गई परमेय संख्या का हर, जो कि दी गई परमेय संख्या का हर 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में नहीं है, अतः दी गई संख्या का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ऐसा हिंदी में लिख देना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान सा काम है। आपको बस इतना सा लिख देना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हर में ये 2 की घाते m 5 की घाते n के रूप में नहीं है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बस इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जो अगला प्रश्न है, तीसरे का ख नंबर प्रश्न, यहाँ पे कहा जा रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य के और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन कीजिए। बस इतना सिंपल सी बात है। तो पहले हम इसके शून्य को याद करेंगे, उसके बाद इसका संबंध जो होता है वो मैं बताऊंगा, और उसको लिखना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इसके फैक्टराइजेशन से, गुणनखंड के साथ में, कि इसका गुणनखंड करते हैं, उसके बाद इसका शून्य निकालते हैं। तो शून्य निकालने के लिए हमको गुणनखंड करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किनारे पे 12 दिखाई दे रहा है, बीच में 7 दिखाई दे रहा है। हमको 7 को 2 भागों में तोड़ना है, बांटना है, जिनका गुणनफल 12 होता है। तो 4 12 होता है क्या, 4 गुणते 3। अच्छा ठीक है, आपको ऐसे नहीं आ पाएगा, मैं जो यूज़ करता हूँ तकनीक वो देखिए। हम कर लेते हैं 12 का गुणनखंड, या फिर और भी सिंपल देख लेते हैं। जो 7 है वो 6 प्लस 1 से मिलता है, लेकिन 6 का नाम 6 होता है, 12 होता नहीं है। फिर क्या होता है, 5 प्लस 2 से मिलता है 7, लेकिन 5 दूनी 10 होता है, 12 नहीं होता है। फिर क्या होता है, 4 प्लस 3 होता है 7, और 4 3 12 होता है। यानी क्या हो गया, इन चीज़ों को गायब कीजिए, 7 की जगह पे 4 प्लस 3 रख दीजिए। गुणनखंड करने के लिए शुरुआत हो गई भाई। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमने 7 की जगह लिखा 4 प्लस 3 ब्रैकेट बनाया, एक्स लिखा प्लस 12 लिखा। भाई सबसे मुश्किल काम और सबसे ज़रूरी काम, सबसे ऐसा काम जो समझ में नहीं आता वो बस यही है, ठीक है। और मान लो ये आ भी गया, इसके बाद वाला क्या है, चिन्ह लगाना। चिन्ह लगाना कैसे, देखो भाई, एक्स से सभी में गुणा कराएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो चिन्ह सभी के बदल देते हैं और एक्स सभी के साथ लगा देते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे प्लस है तो बस ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 और एक्स का हो जाएगा 4x प्लस 3 और x का हो जाएगा 3x प्लस 12। अब आगे वाली दोनों गिनती में कुछ कॉमन लेंगे, पीछे वाली दोनों गिनती में कुछ कॉमन लेंगे, उसके बाद हमारा गुणनखंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं x कॉमन लेने हैं,
तो x प्लस 4 मिलता है। और यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे 3 कॉमन लेना है और x प्लस 4 मिल जाता है। मिल गया, समझ में आई बात? मिल गया। उत्तर लगभग मिल ही चुका है। यहाँ पे x प्लस 4 ऐसे कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 3 ऐसे बच जाता है। ये दोनों हिस्सा निकाल लिया, x प्लस 3 बच गया। यही हो चुका है हमारा गुणनफल, गुणनखंड। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 4 बराबर 0 तब x बराबर -4। ये हो गया शून्य। अल्फा बराबर हम -4 लिख सकते हैं। और लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 और इसको बीटा बराबर लिख देंगे -3। ये क्या हो गया? हमारा शून्यक हो गया। ठीक है, हमारा शून्यक क्या मिल चुके हैं? शून्यक जो चाहिए था, शून्यक वो क्या है? अल्फा बराबर -4 मिल चुका है, बीटा बराबर -3 मिल चुका है। ये दोनों शून्य हो चुके हैं। अब गुणांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। आप इसको एक आंसर लिख देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे कि इसको फिर से, इस समीकरण को फिर से, बहुपद को फिर से उतारेंगे और कहेंगे कि तुलना ax² प्लस bx, नहीं, हाँ जी, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इस समीकरण को दोबारा उतारेंगे, मतलब बहुपद को दोबारा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि तुलना बहुपद, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर हमको क्या मिल जाएगा? इसके साथ जो गिनती नहीं दिखाई दे रही वो क्या है? 1 है। और b बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 7। क्या है? 7। और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 12। ये क्या हो गए? गुणांक। क्या हो गए? गुणांक हो गए। गुणांक समझ में आ गया? हो गया। सत्यापन की बात करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों को देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यही अपने दोनों क्या है? फॉर्मूले हैं जिनका हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो शून्यकों का योगफल की पहले बात करें। शून्यकों का योगफल हम यहाँ बराबर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और बराबर करके लिखेंगे -4 -3, दोनों को जोड़ रहे हैं। हालांकि इसको और अच्छा लिख देना चाहिए हमको, प्लस -3। अब ये -7 हो गया और इसको लिख देंगे -7/1, -7/1। अब ये क्या है? ये 7 क्या है? 7 यहाँ पे देखेंगे b है और ये बराबर हो रहा है -b/a, मतलब 1, मतलब 1 यानी कि a के बराबर। यहाँ पे सत्यापित हो गया। ऐसा ही गुणनफल के साथ करेंगे। अल्फा इंटू बीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -4 गुणते -3 जो कि मिल जाएगा +12, जिसको हम कह देंगे 12/1, जो कि कह देंगे c/a, यानी कि c मतलब 12, a/1, मतलब बराबर हो गया। सब कुछ हो गया। ऐसा कुछ लिखेंगे जो आपको बता रहा हूँ मैं, वही चीज़ आपको लिखना है। यहाँ पे कई हिंदी के शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका उत्तर जाएगा और अच्छा नंबर आएगा। हालांकि नंबर के पीछे मैं इतना भागने की कोशिश नहीं करता, मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझ में आई कि नहीं बात। चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का ग नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख पाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 बिंदु दिए गए हैं ए, बी और सी, और बताइए कि क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर हाँ ये बनाते हैं तो ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा, इसके बारे में हमको जानकारी देनी है। तो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि 3 बिंदुओं से मिलाकर बनने वाले त्रिभुज की जानकारी हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले बात, जब हमने भुजाओं की लंबाई नाप करके बनाना सीखा था उसमें। दूसरा आ गया था जब अनुपात हमने किया था अंतःविभाजन वाला, तब भी सीखा था। और जब त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली बारी आ रही थी तब पर भी एक फार्मूला हमने पढ़ा था, जहाँ से हम बता सकते थे कि कोई त्रिभुज 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। तो तीनों स्थितियों में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमको त्रिभुज के प्रकार पूछ रहा है कि किस त्रिभुज का कौन सा प्रकार बनेगा। तो भाई भुजाओं के आधार पे हम बता पाते हैं कि, तो हमको भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। तो हमको यहाँ पे भुजाओं की लंबाई के आधार पे यहाँ पे पहले भुजाओं की लंबाई निकालनी है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारा ये त्रिभुज का प्रकार, मतलब त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसके बाद त्रिभुज के प्रकार भी बता पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पे भुजाओं के लंबाई निकालने के लिए भाई डी बराबर फार्मूला हमको याद होना चाहिए। कहाँ पे? भुजाओं की लंबाई, मतलब कोई भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला।
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही सिंपल सा फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पे ए बी को रखते हैं, मतलब ए और बी के बीच की दूरी को रखने के लिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो 3 माइनस 2 को करना है, तो 3 माइनस 2 यहाँ पे एक मान देखें, यहाँ पे x माइनस वाई, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि समय बचे। और y माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 3 2 5, 3 2 5, 5 5 यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और जो कि हो जाएगा 25, 25 प्लस 25, ठीक है। और अंडर रूट 50 बनेगा, 50 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 5 अंडर रूट 2 हो जाता है, 5 अंडर रूट 2। यानी देखिए यहाँ पे 25 दूनी है 50 होता है, 25 का वर्गमूल 5 बाहर निकल गया, 2 अंडर रूट के अंदर बच गया। इतनी इकाई होगी ए बी की लंबाई। बी सी पर आ जाते हैं। चलिए बच्चों, बी सी को देखेंगे, यानी कि बी और सी के बीच की दूरी को। तो भाई देखो यहाँ पे -2 है, एक माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस जब लगेगा तो ये -2 हो जाएगा, यानी -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -3 है और इसके साथ भी -3 होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल जाएंगे, यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौके 16। अब जानते हैं 4 चौके 16 प्लस 6 छंग 36 होगा, और 16 और 36 को जोड़ने पर 6 6 12 का 2 यहाँ से लगेगा, 3 1 4, 4 1 5, ये 52 हो जाएगा। अब 52 जो होता है 13 चौके 52 होता है, तो 4 का वर्गमूल तो निकल सकता है 2, और 13 का नहीं निकलेगा तो 13 से लिख देंगे। ये हो गया। सी ए की बारी है, सीते हैं सी ए। ओके, चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, तो सी ए की बारी है, तो यहाँ पे करते हैं, अगर हम 3 माइनस 2 लिखते हैं, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 माइनस 3 करते हैं, 2 माइनस 3 करते हैं, तो यही होगा। और यहाँ पे भी 1 स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे प्लस -1 होल स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली √2 आ जाएगा, और कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग भुजाओं की माप मिल चुके हैं। यहाँ पे 2 √3 मिल गया है, सॉरी 5 √2 मिल गया है, यहाँ पे 2 √13 मिल गया है, यहाँ पे √2 मिल गया है। अब अगर इन दो छोटी मतलब कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर नहीं हो रहा है, यह कम तो नहीं पड़ रहा है, ये भी हमको चेक करना होगा। तो इसकी वैल्यू हम थोड़ा एलसीएम में थोड़ा सा नज़दीकी वैल्यू निकाल लेते हैं। √2 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.7। इसमें वैल्यूज़ निकाल करके थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा क्या से। आई थिंक कम भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा हो जाए, बराबर भी नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो बेहतर है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 √2 होगा, √2 का मान दशमलव में ही थोड़ा सा बदल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। √2 का मान होता है 1.414। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ 5 √2 की, 5 √2। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7.07 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 2 √13 की बात करें, 2 √13 की बात करें, तो यहाँ पे मिल रहा है 7.2, मतलब 2.1, और √2 का मान होता है 1.414। तो इतना कुछ हो रहा है, 7.07। अब इन दोनों का योगफल क्या इसके बराबर आएगा, 7 1 8 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं रहेगा, 7 1 8 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा, 7 7 14 इसके बराबर नहीं होगा, छोटा भी तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों का योगफल इससे बड़ा ही पड़ेगा, 7 1 8 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल हमेशा बड़ा ही पड़ रहा है, दशमलव बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे चूंकि लिखना होगा, चूंकि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा है, हर बार बड़ा है, अतः इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है, या फिर ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है, अतः ये तीनों बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और हमको बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो भाई उसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी भुजा बराबर दिखाई दे रही है, एक भी भुजा बराबर नहीं है। यहाँ पे 5 √2 मिला है, 2 √13 मिला है, √2 मिला है, एक भी भुजा बराबर नहीं है। अब यहाँ पे लिख देना है चूंकि ए बी
ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल सी ए, अतः यह विसंबाहु त्रिभुज है। तो ऐसा आप लिख देंगे, उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि जो दशमलव में हमने बदलने की कोशिश की है, हमने वर्गमूल मतलब अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, वही हमने यहाँ पे रखा, वही चीज़ यहाँ पे गुणा करा दी है। अंडर रूट 13 का मान आपको निकाल लेना है और थोड़ा सा गुणा करके देख लेना है। मतलब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, नहीं तो ज़्यादातर समय में ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे बिंदु दिए जाते हैं जिनका अच्छे से निकल जाता है। ये नहीं निकल पा रहा है, इसकी अपना स्वैग है। ठीक है, एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन आप देखिए, क्या कह रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। हमारे पास कुआं कितना है, 20 मीटर गहरा है और 7 मीटर व्यास है, बेहतर है। कुआं खोदा जाता है, खोदने के बाद निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 22 गुणते 14 मीटर आकार के चबूतरा बनाया जाता है। लो भैया, अगर हम चबूतरा बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसी आकृति होगी, और ये 22 गुणते हम 14 ले लेते हैं। इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हमको कितनी ऊंचाई है इसकी ज्ञात करनी है, ये हमको बताना है। ये रहा, ये इसकी हाइट हमको बतानी है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बात को फिर से समझते हैं। भाई, ये कुआं खोदा गया ज़मीन के अंदर, हमने इसको ऊपर बना दिया। अगर ये नीचे बनाया होता तो ज़्यादा समझ में आता। भाई, कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया, इसका व्यास दिया गया है 7 मीटर। इसको जो मिट्टी निकाली जाती है उससे एक चबूतरा बनाया जा रहा है। चबूतरा हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है कि इसमें मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हमको यहाँ पे सवाल को लिखना कैसे होगा, हमको लिखना होगा दिया मतलब कुएं की गहराई बराबर 20 मीटर, कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर, नीचे लिखना है कुएं की त्रिज्या बराबर 7/2 मीटर। उसके बाद कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ऐसा आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, बारी बारी से, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ। हालांकि 20 मीटर 7 मीटर और 7/2 हम तो निकाल ही सकते हैं बड़ा आराम से। ठीक है, कुएं की गहराई बराबर हमको लिखना है 20 मीटर, व्यास ठीक है कितना है 7 मीटर, त्रिज्या ऐसे लिखते जाना है, त्रिज्या बराबर 7/2 मीटर। ये सब कुछ लिख लिया ना। लिखने के बाद हम निकाली गई मिट्टी का आयतन लिखेंगे। वो क्या होगा, वो होगा πr²h। तो पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान अपना क्या है 7/2 है, 7/2 गुणते 7/2 रख दो। ठीक है, और एच का मान कितना है 20 है, वो भी रख दो। एक साथ से 7 काट दो, 2 से काट दो, यहाँ पे 11 मिल जाएगा, 2 से काट दो यहाँ पे 10 मिल जाएगा। 11 सत्ते 77 हमें 77 और हमें एक ही जीरो लग जाएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब। ये हो गया हमारे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। उसके बाद आ जाते हैं चबूतरे की। लिखेंगे चबूतरे के आधार की माप 22 मीटर गुणते 14 मीटर। ठीक है, आधार की माप 22 मीटर गुणते 14 मीटर। माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h मीटर और चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा 22 गुणते 14 गुणते कितना h, ऐसा आयतन। और उसके बाद आखिरी लाइन में लिखेंगे कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, दोनों तरफ बराबर कर देंगे। तो भाई अपने पास इसको देखो, कुएं से चबूतरे का आयतन कितना है, ये दिखाई दे रहा है इतना, और कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना है, वो है 770। ये हमने कर दिया। h का मान निकालना है तो 770/22 गुणते 14 हो गया है। 11 दूनी 22 होता है, 11 सत्ते 77 और 7 दहम 70, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 से फिर से भाग करेंगे 2.5 मिल रहा है, 2.5 मीटर मिल रहा है। यहाँ पे चबूतरे की ऊंचाई मिल गई 2.5 मीटर। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे आपको जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा। बात को अच्छे से समझिएगा और सटीक रूप से लिखिएगा जैसा जैसा मैंने कहा है। यहाँ पे लिखना उतना अच्छा नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। और दूसरा
आलसी हम हैं भी। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपको चारों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे के क्वेश्चन, आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।